तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस भेजे हैं जिसकी वजह से हम ये एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल्स ने एग्जाम एनालिसिस बंद कर दिया है, लेकिन आपके सहारे आप क्वेश्चन भेज रहे हैं तो हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। तो लगातार क्वेश्चंस भेजते रहिए जिसका भी आगे एग्जाम हो, जिससे कि ये एग्जाम लास्ट दिन तक ऐसे ही चलता रहे। आज सबसे पहले रानी सोनी जी ने बहुत सारे प्रश्न भेजे। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। और एमपी के सभी एग्जाम्स के लिए अब सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि इंग्लिश की भी क्लास चलेगी, ठीक है, उसके बाद मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, इन सब की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि एमपी के आगे सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आज किसके किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया था मुस्कान कुशवाहा जी के 181 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारा पीडीएफ ले रखा है और ब्रह्मास्त्र और टॉप 150 सीरीज से इनको काफ़ी लाभ हुआ। इनका कल एग्जाम था। इसके बाद में निकिता उपाध्याय जी के 176 नंबर आए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी भेजे हैं और इन्होंने भी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। उसके बाद में ये धनु जी हैं, जी हाँ धनु जी, इनका आज की सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था धनु जी का और इनके 169 नंबर आए हैं और ये भी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन के जो है नोट्स ले रखे थे। इसके बाद में तरन्नुम जी के बारे में सुबह ही बताया था, 151 नंबर, इन्होंने भी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। इसके बाद में 173 नंबर हर्षिता मालवी जी के आए हैं, जिनका आज सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं, ऐसी कैटेगरी से हैं। मैंने 199 वाला पीडीएफ आपका लिया था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्होंने भेजे, इनके 173 नंबर आए हैं। सानिया खान जी के 182 नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इन्होंने भी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लिए थे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि जिन भी लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उन लोगों ने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो आप भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, इसके लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं है। एक छोटा सा प्रोसेस है, ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उन सुपर सिलेक्शन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप आसानी से 2 से 3 दिन में उन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और आसानी के साथ में आप भी 170 180 तक स्कोर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत अपने अपने नोट्स मंगवा लीजिए। चलिए अब आज का एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से। चलिए आज का पहला प्रश्न था, भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कब लगी थी। हमने कहा था भैया ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, ये जरूर पूछना चाहिए। तो देखो 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन लगी थी। अब इस वैक्सीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए कहाँ पर लगी, कैसे लगी, आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम एम्स कहते हैं, के 34 वर्षीय सफाई कर्मी मनीष कुमार ने भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन ली थी। ये कोविड-19 की वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति बने थे। भारत में पहला मामला सामने आने के बाद एक वर्ष बाद 16 जनवरी को भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। तो 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 की पहली वैक्सीन भारत के मनीष कुमार को लगी थी। ठीक है, और बाकी अब इसके बारे में क्या ही बताएं, ना याद करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, कोविड-19 का दौर तो सबको ही याद होगा, सब लोग घरों में कैद हो गए थे। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। अब जिन लोगों ने हमारी वो इंस्टाग्राम पर रील्स वाली वीडियो देखी होगी, रील्स वाली जो सीरीज हमने चालू की थी, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। वहाँ पर हमने विटामिन की एक सीरीज चालू कर रखी थी, जिसमें विटामिन A, B, C, D, E और K, इन सारे विटामिन को हमने रील्स के माध्यम से कवर किया है। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, किस में घुलनशील है, किस में नहीं है, तो वहाँ पर हमने विटामिन B5 के रासायनिक नाम के बारे में बताया था। देखिए आज यह प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से आईडी है, उसको सर्च करके और उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, देखो तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड होता है। यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है। अब आप बताइए, विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है, तो इसके अलावा एक और विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है, वो कौन सा विटामिन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का यह आपका पहला प्रश्न है। चलो, यह एक विटामिन बी का और जरूरी पोषक तत्व है। देखो
विटामिन बी 5 के बारे में कुछ जरूरी बातें देख लीजिए। यह प्राकृतिक रूप से पौधों और पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह कोएंजाइम ए बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ में यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में भी यहाँ पर आवश्यक होता है। इसको पचाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। यह स्वस्थ त्वचा, बाल और आंखों के लिए जरूरी है। आज सुबह एक प्रश्न आया था कि जो नाखून टूटते हैं ना, वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से टूटते हैं। तो आज सुबह हमने उसको सॉल्व कराया है, तो वो भी आपको देख लेना। दोनों टाइम का एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए भैया। एग्जाम एनालिसिस से सेम टू सेम प्रश्न, वैसे के वैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखो अगला पूछा गया था भैया खसरे के टीके का दूसरा डोज कब दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आज दूसरा डोज 2 टीकों का पूछा गया, डीटीपी का भी पूछा गया है। तो खसरे के टीके जिसे हम एमएमआर की कहते हैं, तो एमएमआर की दूसरी खुराक आमतौर पर 4 से 6 साल की उम्र के बीच में दी जाती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए कि एमएमआर यानी खसरे के टीके की पहली डोज कब दी जाती है। बाकी आगे तो हम बताएंगे ही पहली डोज कब दी जाती है। ये आज का आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, जिसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। कितनी बार आपको हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं। इसके लक्षणों के बारे में बता चुके हैं कि क्या होता है। बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खांसी जुकाम लगातार बनी रहती है। तो लक्षण भी इसके पूछे जा रहे हैं। देखो तो पहली खुराक यहाँ पर लिखा ही आ गया है 12 से 15 महीने की उम्र में। अगर 9 महीना भी ऑप्शन दिया तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, आप सबको पता है। जहाँ पर ज़्यादातर खसरे की बीमारी फैलती है वहाँ पर बच्चे को 9वें महीने में ही खसरे का टीका लगवा देते हैं, और जहाँ पर खसरे की बीमारी कम देखने को मिलती है वहाँ से 12 से 15 महीने में लगवाते हैं। ठीक है, WHO ने ऐसा बोल रखा है। दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। अब ये क्या है, तो देखो MMRV क्या होता है। खसरा, कंठमाल, रुबेला और वेरिसेला एक संयुक्त टीका है जो 12 महीने से 12 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यानी इन व्यक्तियों को हम लोग जो है दे सकते हैं ये सारे टीके। आगे बढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर का प्रश्न आज पूछ लिया गया है। नया प्रश्न आया है, पेप्टिक अल्सर कहाँ असर करता है। देखो अल्सर से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ऑलरेडी बता चुके हैं। अल्सर क्या एक बीमारी होती है जो आंतों की होती है, यानी कि हमारे पेट पर असर करता है। पेट दर्द की वजह बनता है पेप्टिक अल्सर। देखिए तो पेप्टिक अल्सर का असर पेट यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर या फिर छोटी आंत के ऊपरी हिस्से डुओडेनल अल्सर की परत पर होता है, जहां खुले घाव या फिर अल्सर बन जाते हैं। कट्टी डिकारें आपको आएंगी, हमेशा पेट में जलन रहेगा, गले में जलन रहेगा। तो यह एक अल्सर का प्रभाव हो सकता है, जिसमें पेट की और जो श्वसन तंत्र होता है, सॉरी श्वसन नहीं, पाचन तंत्र को यह बीमारी प्रभावित करती है। बाकी हर्षिता मालवी जी ने, जिनके 173 नंबर आए, बहुत सारे प्रश्न बाद में भेजे हैं जब PDF बन चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, उन जो प्रश्नों को उन्होंने बाद में भेजा है उनको अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। नहीं तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको वो चैनल भी मिल जाएगा। नहीं तो फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा, सक्सेस जंक्शन के नाम से ही फेसबुक पर है। 1.9 के फॉलोवर हैं, तो वहाँ पर भी हम डाल देंगे। अगर फेसबुक मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम आपको जो है सर्च कर लेना है। दोनों पर अभी 5 मिनट बाद हम डाल देंगे। वहाँ पर आप जाकर के जो बाकी के प्रश्न उन्होंने बाद में भेजे हैं, लगभग 17 प्रश्न भेजे हैं, उनको हम वहां पर डाल देंगे। आप लोग जाकर के देख लेना। फेसबुक की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और टेलीग्राम की भी मिल जाएगी। देखो भैया, टीटी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो देखो टीटी का जो टीका है वो टिटनिस डिप्थीरिया वैक्सीन भी इसको हम कहते हैं। मुख्य रूप से टिटनिस और डिप्थीरिया नामक 2 गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीटी का टीका लगाया जाता है। गर्भवती स्त्री को भी टीटी का टीका लगाते हैं। TT1 TT2 2 टीके लगाए जाते हैं। क्यों, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को टिटनिस से जो है रक्षा मिल सके। स्पेशली बच्चे के लिए ये जो टिटनिस का टीका TT1 TT2 ये दोनों डोज लगाए जाते हैं। सबसे पहले टिटनिस का ही टीका लगाया जाता है। चलो भैया, विटामिन के आ गया। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, एक यह प्रश्न पूछा गया था। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आज का तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी बता रखा था कल या परसों वाले एग्जाम एनालिसिस में कि विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने लगता है। यानी कि अगर कहीं आपको चोट लग गई, ठीक है, तो ये चोट में से ब्लड लगातार बहता रहेगा जब तक कि मतलब कि पूरा ब्लड नहीं निकल जाता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ये आपके ऑप्शन में भी था कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये विटामिन के का असर होता है। आइए पूरी जानकारी देखते हैं। तो विटामिन के की कमी से मुख्य रूप से खून जमने में समस्या आती है। वही चोट लग गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, सारा खून बाहर निकल जाएगा, जिससे चोट लगने पर ज़्यादा खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। नवजात शिशुओं में यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है, जिसे VKD विटामिन के की कमी से होने वाला रक्तस्राव भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। फ्लू का टीका कौन कौन लगवा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखो 6 महीने या उससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति को हर साल फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिन्हें फ्लू से गंभीर बीमारी होने का ज़्यादातर खतरा रहता है, जैसे कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, और वे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो रखी है, यानी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ है, उनको तुरंत फ्लू का टीका लगवा लेना चाहिए। आगे बढ़िए।
सामान्य ज्ञान। क्रेश योजना भैया 4-5 बार पूछी गई। क्रेश योजना के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। क्रेश योजना क्यों चलाई गई है, सबसे पहले ध्यान जान लीजिए। क्रेश योजना कामकाजी महिलाओं के लिए चलाई गई है। जो काम करने महिलाएं जाती हैं, सुबह निकलती हैं, शाम को मतलब काम धाम करके खेतों में घर पर शाम को आती हैं, तो उनके लिए ये योजना चालू की गई है कि वे जब अपने खेतों पर काम करने जाएं तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ सकती हैं। आंगनवाड़ी में क्या होगा बच्चे कैसे लग रहे हैं देखो, ठीक है ना। आंगनवाड़ी में क्या होगा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी वो उनके बच्चों की देखभाल दिन भर करेंगी। शाम को जब वो लोग अपने खेतों से वापस लौटेंगी या फिर जहाँ पर वो काम करने गई हैं, बिल्डिंग कहीं बन रही है वहाँ पर काम करेंगी, जब वहाँ से वापस लौटेंगी तो अपने नन्हे मुन्ने को अपने साथ में लेकर के घर पे जा सकती हैं, ठीक है। तो ये है क्रेश योजना। देखो, तो क्रेश योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी चिंता के काम पर जा सकें। पूरी बात हमने समझा दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है कृमि मुक्ति दिवस। ये कब मनाया जाता है, ये आज पूछा गया। तो हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है सर, तो देखिए, 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करना है। ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो यह दिवस है, भारत में बच्चों को कृमि संक्रमण से समस्या से निपटने में मदद करता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये जो कृमि होते हैं वो कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, तो जो पेट की आंतें होती हैं, इन आंतों में इफेक्ट करते हैं कृमि, ठीक है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह योजना चालू की गई। मतलब ये जो दिवस मनाया जाता है, कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखो, एक दीदी ने क्वेश्चन लिख करके भेजा था कि पीएम वरिष्ठ योजना से किसको लाभ मिलता है, ऐसा कुछ पूछा गया था। एग्जैक्ट उन्होंने नहीं भेजा है, तो भाई वरिष्ठ लगा है तो ये सीनियर सिटीजन के लिए होगा। ऑप्शन में आपको देख लेना था क्या सीनियर सिटीजन दिया गया है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। कायाकल्प योजना आज सुबह भी पूछी गई, शाम को भी पूछी गई। जो लोग सुबह देख करके गए होंगे एग्जाम एनालिसिस, उनको इसमें फायदा हो गया, 1 नंबर फ्री के मिल गए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के रूप में कायाकल्प योजना की जो है शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। कंप्यूटर से वही एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से 2 से 3 प्रश्न ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने 199 की पीडीएफ ले रखी है, उनको ऑलरेडी हम सारी पीडीएफ दे चुके हैं। कंप्यूटर की भी पीडीएफ उसमें शामिल है, वो आप लोग पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी आपको एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, एमपीएसआई या फिर एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा के नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लासेस तो अब शुरू होने ही वाली हैं बहुत जल्दी। बाकी आज पूछा गया था भैया रेशियो में इसका अनुपात निकाला था, 8:12 दिया था। इसका रेशियो में मतलब आपको अनुपात बताना था, तो बस कुछ करना नहीं था, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। 2000 को 5, 3, 2 में बांट करके तीसरा हिस्सा, ये आज सुबह भी प्रश्न 2 प्रश्न ऐसे आए थे, इस सेट में ही पूछा है। तो हमने बताया था आपको जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको इन तीनों को जोड़ लेना और इसके बराबर में यह राशि रख देना है। तो क्या होगा, देखो 5, 3, 8, 2, 10, 10x बराबर 2000। एक्स की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0, एक्स की वैल्यू निकल करके आ गई 2000, 200 रुपये, सॉरी जीरो तो कटी है ना, 200 रुपये। अब जिसका पूछा उसमें 200 रुपये का मान रख दो। तीसरे का पूछा ना, तीसरे का मान क्या है, 2, तो 2 गुणा 200 बराबर 400 रुपये जो है वो तीसरे का हिस्सा हो जाएगा, 400 रुपये, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एसआई से एक प्रश्न आया था, शहर की जनसंख्या के बारे में आया था, तो वो दीदी ने लास्ट में प्रश्न भेजा जब तक पीडीएफ बन चुकी थी। तो वो सारे प्रश्न अभी हम फेसबुक पर डाल देंगे अपने पेज पर, और जो है टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, आप लोग देख लेना। परसेंटेज से भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। बाकी रीजनिंग की बात करते हैं, 3 से 4 प्रश्न रीजनिंग के आ रहे हैं, जिनमें एक प्रश्न आज मैट्रिक्स का आया था, सीरीज से आया था। और अगर डॉग को ODG लिखते हैं तो बताइए कैट को क्या लिखेंगे। क्रम चेंज कर दिया है, 1, 2, 3 को इनने क्या कर दिया है, 2, 1, 3 बना दिया है। तो आप भी ऐसे ही कर दीजिए, 1, 2, 3 को क्या कर दो, 2, 1, 3, यानी कि A, उसके बाद में C, उसके बाद में T, तो ACT हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर क्रम चेंज किया है। उसके बाद में लव का मिरर इमेज, यहाँ पर लव लिखा हुआ था, इसका मिरर इमेज पूछा गया था कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो वो आप जो है ऑप्शन में देख करके कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। CDP की बात करते हैं तो गर्भावस्था में कौन सी जटिलताएं सामने आती हैं, यह पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी परेशानी सामने आती हैं। आइए देख लेते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान कई जटिलताएं सामने आती हैं, जिनमें एनीमिया हो गया। एनीमिया जानते हैं ना, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आज एक प्रश्न आयरन वाला भी पूछा गया था, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रश्न हमारे पास में दीदी नहीं भेजा, ये बोला था कि आयरन का प्रश्न आया था। अब सही से पता होता कि आयरन का क्या प्रश्न आया था, बताते आपको। हो सकता है पूछा गया आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एनीमिया के बाद में गर्भवती मधुमेह जो डायबिटीज़ हो जाती है गर्भाधारण के दौरान, वो हो सकती है। संक्रमण हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्री एक्सक्लेम्सिया हो सकता है, समय से पहले प्रसव हो सकता है, और जन्म के समय शिशु का कम वजन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और ये प्री एक्सक्लेम्सिया वाला प्रश्न अलग से भी पूछा गया था, उसका ऑप्शन भी हमको नहीं अभी बताया था दीदी ने, लेकिन ये प्रश्न आया था कि प्री एक्सक्लेम्सिया के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा देख करके जाना है।
अगला है गर्भावस्था के दौरान उल्टी या मतली का क्या कारण है? गर्भावस्था के दौरान उल्टी या मतली क्यों आती है? तो आपको ऑलरेडी हमने बता रखा था, इसके बारे में पहले भी आपको समझा रखा था कि एचसीजी हार्मोन जो है उसका स्त्राव होता है, उसके स्त्राव में कमी और बढ़ोतरी होती रहती है, इस वजह से उल्टी और मतली आती है। देखो, तो गर्भावस्था के दौरान उल्टी और मतली, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव के कारण होती है, खास करके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये कौन सा? ये एचसीजी हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि करता है, जिसकी वजह से उल्टी और मतली जैसी समस्याएं गर्भावती के दौरान, मतलब गर्भधारण के दौरान देखने को मिलती हैं। अगला पूछा गया था इसके फोल्डिंग या फिर मचान क्या है? बहुत दिन बाद आया भैया, पहली वाली शिफ्ट में आया था, उसके बाद कभी नहीं दिखाई, आज आया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना, इसके फोल्डिंग यानी मचान से प्रश्न बनेंगे। अब ये इसके फोल्डिंग होती क्या है, आइए दिखा देते हैं। ये कोई फोल्डिंग खटिया वटिया नहीं है, ठीक है ना। इसके फोल्डिंग क्या होता है, आइए बता देते हैं। इसके फोल्डिंग एक शिक्षण तकनीकी है जिसमें शिक्षक छात्रों को नई अवधारणाओं या कौशल को सीखने में मदद करता है। मदद कैसे करता है? अस्थायी मदद करता है, थोड़ी सी मदद कर देता है। जैसे वो बच्चा 1 2 3, उसको 10 तक 1 2 3 लिखने के लिए बोला गया है, बच्चे ने 1 2 3 तो लिख लिया, लेकिन 4 उसको याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा शिक्षक? थोड़ी सी हेल्प कर देगा, बेटा इसके बाद में 4 आता है, 4 लिख दिया उसने, उसके बाद उसको पूरा याद है 5 6 7 8 9 10। तो क्या किया शिक्षक ने? थोड़ी सी मदद कर दी, उसके बाद बच्चा अपने आप सारी चीज़ें सीख गया, सारी चीज़ें लिख दी। तो ये जो थोड़ी सी मदद की जाती है, इसी को हम इसके फोल्डिंग या फिर मचान कहते हैं। देख लीजिए, तो अस्थायी सहायता प्रदान करते हैं जो बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। अब एक बार उसको बता दिया ना कि 3 के बाद में 4 आता है, अब वो दोबारा कभी नहीं पूछेगा, उसको याद हो जाता है। तो ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाती है, ताकि छात्र स्वतंत्र रूप से इन चीज़ों को सीख सके। इसी को हम इसके फोल्डिंग या फिर मचान कहते हैं। देखो, इसे हम अस्थायी सहायता कहते हैं, यानी कि अस्थायी रूप से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि उन्हें मार्गदर्शन देना, उदाहरण या फिर संकेत देना, ठीक है। और धीरे धीरे ये सहायता कम होती चली जाती है, क्योंकि बच्चा सीख जाता है। बाकी हमने समझा दिया आपको किस तरह से इसके फोल्डिंग दी जाती है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम क्यों आवश्यक है? आज सुबह पूछा गया था कि विटामिन डी क्यों आवश्यक है। देखो, कैल्शियम क्यों आवश्यक है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? बच्चे की हड्डियों का निर्माण होता है, बच्चे के सिर का, बाल का, नाखूनों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें कैल्शियम से बनती हैं। तो इन सब के निर्माण को अच्छी तरह से मतलब कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और अगर आप आंगनबाड़ी में जाएंगी तो वहाँ पर कैल्शियम की गोलियाँ भी दी जाती हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन तीनों की गोलियाँ दी जाती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम इसलिए आवश्यक होता है। आगे प्रबंधकीय कौशल में जो है पैराग्राफ से 10 प्रश्न आए थे, ये सुबह वाला लिखा रह गया। पैराग्राफ से 10 प्रश्न आए थे। इसके अलावा संचार पर भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। संचार क्या होता है, संचार कौशल के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो कंडीशन बेस्ड आ रहे हैं। जैसे कि आपको बना देंगे महिला कार्यकर्ता, फिर आपसे कहेंगे कि आपको उस समुदाय में जाना है, वहाँ पर इस तरह की समस्याएँ हैं कि कोई जो मान लीजिए कि वहाँ की लेडीज़ लोग हैं वो मान नहीं रही हैं, और आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन करना है, ठीक है। और वो मान नहीं रही हैं कि नहीं हम वैक्सीनेशन करवाएंगे नहीं, वैक्सीनेशन से हमको जो है दिक्कत हो सकती है, या फिर हमको समस्या हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। तो आपको उनको कैसे समझाएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो वही सिस्टम रहेगा कि 3 आपको ऑप्शन नेगेटिव मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको पॉजिटिव मिलेगा। जो पॉजिटिव वाला होगा वही सही होगा। जैसे कि अब आप उनको ये बोलेंगे कि हम पुलिस को बुला लाएंगे, नहीं लगवाओगे तुम वैक्सीन तो, या फिर अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो ज़बरदस्ती लगा देंगे, या फिर उनसे लड़ने लगोगे, या फिर वैक्सीन लगवाने के फ़ायदे के बारे में उनको समझाओगे। तो इसमें से 3 आपके नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, और इस पर हमारी ट्रिक काम कर रही है, केवल वाली, ठीक है। तो केवल वाली जो ट्रिक है वो हमने ऑलरेडी एक टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बना रखा है, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो में देखेंगे तो प्री स्कूल शिक्षा का अलग से वीडियो बना रखा है, इसी के चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ये हमने केवल वाली ट्रिक जो है यूज़ की थी। उसी केवल वाली ट्रिक से 5 के 5 प्रश्न बन गए थे। तो एक बार आपको चैनल के अंदर जाना है, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है महिला परीक्षक फ्री क्लास, उसके अंदर जाना है, उसके अंदर सारी वीडियो दी गई हैं। तो उसको स्क्रॉल करके ऊपर जाकर के देखेंगे तो ट्रेंडिंग क्लासेस के नाम से, ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम से, मतलब जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बना देते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, माध्यमातिका बहुलक का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, ठीक है। और ये स्कूल शिक्षा का भी अलग से मिल जाएगा, उसको देख लेना है आपको, उसको देख करके जाना, वहाँ पर ये ट्रिक आपको मिल जाएगी। बाकी हम क्लासेस शुरू कर ही रहे हैं, तो मैथ को एकदम ट्रिक बेस पर, एकदम ट्रिक से आपको समझाएंगे, जिससे कि सारे प्रश्नों को आसानी से और जल्दी से आप लोग सॉल्व कर सकें। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि आपका जेल पहरी हो गया, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा हो गया, वर्ग 2 चयन परीक्षा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है समूह 1, समूह 2, ग्रुप 4, इन सब के एग्जाम में समय कम पड़ जाता है। तो उस समय को कैसे मैनेज करें, ट्रिक की मदद से मैथ के सवालों को कैसे उड़ा दें 2 सेकंड में, वो आपको हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। चलिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग किसी भी एग्जाम्स के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस, आबकारी, चयन परीक्षा वर्ग 3, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। बाकी फेसबुक पेज ये है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर अभी हम जो बाकी के 17-18 क्वेश्चन दीदी ने बाद में भेजे हैं, हर्षिता मालवी जी ने, उनके प्रश्नों को हम वहाँ
पर सीधे डाल देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि आगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज इसी चैनल पर मिलने वाली हैं और बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज क्लास लेकर के चलेंगे, हर सब्जेक्ट को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के एग्जाम एनालिसिस में। उससे पहले हो सकता है कल पहली वीडियो यहाँ पर डल जाए एमपी पुलिस, एमपी आबकारी और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।